फिजिक्स की दुनिया। ठीक, इसमें फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को भी जानेंगे। ठीक, वैसे कॉन्सेप्चुअल ये चैप्टर इतना है और ना ही कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज में है। इसमें केवल फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिजिक्स की सारी बात, जैसे फिजिक्स किस पे फिजिक्स का रिलेशन, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का रिलेशन दूसरे ब्रांचेस से क्या है, फिजिक्स सोसाइटी के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में क्या रिलेशन है, ठीक, हमारे फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो दो चीज़ें, एक है थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, ठीक, और दूसरा है आपके फंडामेंटल फोर्सेस। हाँ, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ इन फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के लॉज ऑफ फिजिक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, पहले तो स्टार्ट करेंगे साइंस से ही हम, फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्या होता है, साइंस के ब्रांचेस, फिजिक्स के ब्रांचेस, फिर इसके बाद हम कुछ साइंटिफिक स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? चलो उसको मैं नोट करते जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अबाउट साइंस, साइंस के बारे में, ठीक, एंड इट्स ब्रांचेस, इसके ब्रांचेस के बारे में। क्लियर बॉयज एंड गर्ल्स? चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में कि फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स साइंस का ब्रांच है तो साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक, उसके ब्रांचेस। फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक स्टेप, साइंटिफिक स्टेप्स, ठीक, साइंटिफिक स्टेप्स जैसे कि कोई भी थ्योरीज आप पढ़ते हैं, जैसे न्यूटन का ही नियम आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा आपका थ्रस्ट एरियाज, या हम कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, ठीक, जिसमें यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिडक्शनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शनिज्म के बारे में। फिर इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है, ठीक, इसमें आपको पढ़ना है स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ये आपको बताएगा कि फिजिक्स का रेंज क्या है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक किस रेंज तक हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो है आपका फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ, ठीक, टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, क्या है यह पढ़ेंगे इसमें। क्लियर? फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, फंडामेंटल, ठीक है, फोर्सेस। अगर हम एग्जाम में पेपर बनाते भी हम लोग, जितने भी टीचर्स होते हैं वो अधिकतर फंडामेंटल फोर्सेस से ही सवाल पूछा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट वो है आपके लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज, क्या क्या हमारे फिजिक्स के लॉज है ये सब पढ़ रहे हैं, और इनके बीच में और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स आएंगे तो उसी को निपटा दूंगा। और फिलहाल अभी जो हमको पढ़ना है वो है साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, इसके बाद व्हाट इज फिजिक्स विद ब्रांचेस, इसके बाद साइंटिफिक स्टेप्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट थ्रस्ट एरिया फिजिक्स with the scope of physics, followed by society and technology and fundamental forces, and at last we will learn law of physics, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे एज ए होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो के एंड में ये जरूर देखिएगा, आप एंड में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
क्लियर? तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, वो है साइंस एंड ब्रांच। सिर्फ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स है क्या वो तो पहले जान ले। फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है, साइंस का ही ब्रांच है। तो पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो देखो साइंस क्या है। एक्चुअली साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है। साइंस, साइंस जो है आपका ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है साइंटिया। ठीक है, इस साइंटिया वर्ड से साइंस को लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू नो। इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो। तो साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू नो। ठीक, तो इसी पर साइंस रखा गया। साइंस है क्या? तो एक्चुअली में साइंस आपका है, ठीक, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। व्हाट इट इज? ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये हमें वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक वे नॉलेज, सिस्टमेटिक वे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बारे में बताता है। जैसे कि दिन क्यों होती है, रात क्यों होता है, बारिश की बूंदें नीचे ही क्यों आती है, और सन के चारों तरफ रोटेशन क्यों करता है, सन जो होता है वो हमेशा ईस्ट से ही क्यों उगता है, रात में तारे क्यों दिखते हैं, स्पेस का रंग क्या है, स्काई ब्लू कलर का क्या है, स्काई ब्लू ही ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का, रेनबो का फॉर्मेशन के बारे में। पानी हमेशा हम देखते हैं, अगर आपके घर के सामने कोई नदी है और आप देखते हैं कि पानी का फ्लो लेफ्ट से राइट है, तो आपके लिए वो लेफ्ट से राइट ही क्यों है, झरने से पानी नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, ये तमाम बिजली, बादल का गरजना, ये सब चीजें जो फेनोमेना हमको नेचर में दिखता है, इस सब को ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के थ्रू हमें साइंस बताता है। यही तो साइंस करते आया है जिंदगी में, शुरू से करते आया है। साइंस के जितने ब्रांचेस है, उसके जितने हाथ है, वो सब के सब हमें नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, इससे उनसे डील करना। तो दिस इज अबाउट द साइंस। क्लियर? चलो अब आते हैं हमारे उस ब्रांच के बारे में जो साइंस की मेन ब्रांच है। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा उस साइंस के ब्रांचेस के बारे में। तो बेसिकली साइंस के जो ब्रांचेस होते हैं वो दो होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस साइंस के। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के हमारे पास दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक, एक होता है नेचुरल साइंस, और दूसरा जो हो रहा होगा, आपको क्लियर इमेज दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक, तभी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक होता है सोशल साइंस। मैं क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक, ये नहीं पढ़ना है हमें। ठीक, इसमें आपका साइकोलॉजी आ जाएगा और भी कई ब्रांचेस आ जाएंगे। तो बेसिकली हमको नेचुरल साइंस पढ़ना है। तो नेचुरल साइंस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? देयर आर थ्री पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक, एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस। क्या है आपका? एक होगा आपका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक। दूसरा जो है सेकेंड, वो है आपका फिजिकल साइंस। ठीक, एंड तीसरा जो है वो है आपका अर्थ एंड स्पेस साइंस कह सकते हो, या अर्थ साइंस कह लीजिए, अर्थ साइंस। ठीक, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में जनरली हम पढ़ाई करते हैं आपके जूलॉजी पार्ट, ठीक, फिर आपके बॉटनी पार्ट, ठीक,
तो जूलॉजी, बॉटनी, लैब से रिलेटेड ये वो ब्रांच है जो लैब से डील करता है। क्लियर? फिजिकल वाले में आप क्या पढ़ते हैं? फिजिकल वाले में आपका मेन जो ब्रांच है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर? तो हम फिजिकल साइंस ही पढ़ेंगे यहाँ पर, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताता है। और अर्थ साइंस में हम पढ़ते हैं आपके जैसे कि ओशिनोलॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड सारे वो जो ब्रांच है वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक, मेट्रोलॉजी हो गया, क्लियर, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सब हम अर्थ साइंस में पढ़ते हैं। ठीक, और सोशल साइंस जो होता है वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है बेसिकली ये चीज फिजिकल साइंस के बारे में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस। वन सेकेंड, साइंस कहाँ से वर्ड लाया गया? लैटिन वर्ड से, जिसका साइंटिया कहते हैं, और साइंटिया से ही साइंस बनाया गया, और इसका मतलब होता है टू नॉलेज, टू नो, ठीक है, या नॉलेज, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इल्म, उर्दू में हम कहते हैं इल्म। ठीक, तो इसी से इसका डेफिनेशन बना, साइंस इज व्हाट? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक, अब साइंस के दो टाइप्स हो गए, इसमें कई तरह के इनके टाइप्स थे, मगर बेसिकली हम यही पढ़ते हैं फिलहाल के लिए। तो साइंस की दो ब्रांचेस है आपके, नेचुरल साइंस एंड एक है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस हमें नहीं पढ़ना है, साइकोलॉजी में आता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। अब नेचुरल साइंस में हमारे जो मेन थ्री ब्रांचेस है वो है आपके बायोलॉजिकल साइंस, हम इसको लाइफ साइंस भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि लाइफ से डील करता है इससे ब्रांच, जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है, वो हमारे ब्रांचेस है, इकोलॉजी हो गया। एक फिजिकल साइंस हम पढ़ेंगे, हमारा फिजिक्स है, ठीक, जिसमें फिजिक्स में केमिस्ट्री आता है, और साइंस में आपको बताया दिया एस्ट्रोलॉजी, आपका मेट्रोलॉजी, ठीक है, ओशिनोलॉजी, ये सब तमाम चीज आपके अर्थ में आती है। ठीक, चलो, दिस इज अबाउट योर साइंस। अब साइंस के वो ब्रांच की बात करते हैं, कौन सी ब्रांच की बात करते हैं? ये ब्रांच की बात करते हैं, क्योंकि हमें यही तो पढ़ना है, हमें फिजिक्स की दुनिया के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, देखिए फिजिक्स की दुनिया के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे इसका जो भी ब्रांचेस होगा वो आपको बोर्ड पे इस वक्त दिखा होगा, ठीक है, आई होप सो। तो फिलहाल अभी के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब आते हैं फिजिक्स की बात पर। ठीक, चलिए फिजिक्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है फिजिक्स। ठीक, साइंस के बारे में आपने पढ़ लिया, और साइंस का ही ये ब्रांच है फिजिक्स, इसको हम देखते हैं ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। किससे लिया गया है? इट एक्चुअली टेक फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और वो क्या है? वो है फूजिस। ठीक, और फूजिस का मतलब होता है नेचर। ठीक, अब फूजिस से ही फिजिक्स क्यों बनाया? इसका कुछ रिलेशन तो होगा, और जिसका मीनिंग नेचर है। ठीक, तो ये हमको ये बता रहा है कि फिजिक्स जो होता है वो एक साइंस का ब्रांच है जो नेचर से डील करता है। इट डील विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स नेचर को कॉपी करता है, फिजिक्स नेचर को स्टडी करता है, फिजिक्स नेचर को देख के नेचर का रूल बनाता है, नेचर के लॉ बनाते हैं फिजिक्स में। ठीक, जैसे कि आपने लोग देखा होगा कि पानी के बूंद नीचे ही गिर रहा है, सेब जो था वो नीचे ही गिर रहा है, पानी आपके घर के सामने जो नदी में बह रहा है वो उसी डायरेक्शन में हमेशा बहता है। हमारा अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, हमारा मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो ये सब जो है एक कुदरत का ही तो नियम है। इस नियम को हम ह्यूमन बींग्स स्टडी किए, और स्टडी करके इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो फिजिक्स में जो भी चीज होता है वो हम नेचर को ही देख के करते हैं, नेचर को देख के कॉपी करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ,
स्काई का रंग ब्लू क्यों है, ठीक, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, चार्ज के बारे में, ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जब हम लोग नेचर को स्टडी किए, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमएफ वेव के बारे में, तो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। तो हम नेचर को देखते हैं, उसको देख के हम थ्योरीज और लॉज बनाते हैं, यही तो फिजिक्स है, फिजिक्स यही करता है। इनफैक्ट फिजिक्स साइंस का मेन ब्रांच हम कह सकते हैं, और हम नहीं, फैक्ट है कि फिजिक्स अगर हम कंपेयर करें दूसरे ब्रांच से तो फिजिक्स अहेड है, फिजिक्स सुपीरियर है सबसे। The physics is the main branch, 100% I can say that physics is a main branch of the science। ठीक, वैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, और भी जितने ब्रांचेस है, मेट्रोलॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया, ये सब ब्रांचेस भी अपनी जगह में पढ़े हैं, मगर फिजिक्स कहीं ना कहीं इनसे बहुत आगे है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फिजिक्स इज a branch of science which deals with नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हम बता सकते हैं, फिजिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद और स्टडी, कह सकते हैं हम, विद नेचर and its natural phenomena, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेसिकली फिजिक्स में हम करते हैं क्या, हम नेचर को स्टडी करते हैं। अब फिजिक्स के स्कोप के बारे में जानिए, फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में जानिए। आपने क्लास 11 में पढ़ा है फिजिक्स, पढ़ेंगे क्लास 11 में फिजिक्स। तो फिजिक्स के कुछ ब्रांचेस हैं हमारे, कुछ डिवाइड है। फिजिक्स को बेसिकली दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, उसका पिक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो फिजिक्स को हमने जनरली दो ब्रांच में हमने डिवाइड किया है फिजिक्स, ठीक। एक ब्रांच जो है, एक आपका ब्रांच जो है, उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं हम, क्लासिकल फिजिक्स। और एक फिजिक्स जो है वो है क्वांटम फिजिक्स, ठीक। और क्वांटम फिजिक्स को ही हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के हमारे दो मेन ब्रांचेस है, एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक क्वांटम फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? एक मिनट लाइट चला गया, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। लाइट चला गया, चलिए देखिए, ठीक। तो एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक। आप क्लास 11th में जो पढ़ेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, और क्लास 12th में एक पार्ट आपको मिलेगा क्लासिकल, और दूसरा पार्ट जो क्लास 12th में होगा वो आपका क्वांटम फिजिक्स होगा, ठीक। तो जो क्लासिकल में क्या क्या आप पढ़ते हैं, तो क्लासिकल में बेसिकली आप पढ़ते हैं तीन चीजें, तीन चार चीजें हैं। एक आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स, ठीक। फिर दूसरा आप पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक, ठीक। तीसरा आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चौथा जो पढ़ते हैं वो होता है ऑप्टिक्स, ठीक। मैकेनिक्स जिसमें आप स्पीड के बारे में, मोशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, ये सब चीजें पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। थर्मोडायनामिक्स 1 सेकंड हीट के बारे में आप पढ़ेंगे, एंथैल्पी के बारे में, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, थर्मोडायनामिक के सारे सिस्टम्स के बारे में, कार्नोट रीजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, इस सब चीज के बारे में थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है, वो तमाम चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक। ये पढ़ेंगे आप क्लास 11th में।
ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ये चीज पढ़ेंगे आप 12th में। ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, लेंस के बारे में, मिरर की स्टडी के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, ठीक है। वेब थ्योरीज पढ़ेंगे, तो ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में जनरली आप स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। तो जितने भी आपके न्यूक्लियर की स्टडी है, न्यूक्लियर की स्टडी, वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो दिस इज योर ब्रांचेस, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। एक रिलेटिव मैकेनिज्म भी है, वो अभी रणनीति से जिक्र ना किया जाए, जिक्र ना किया जाए, तो फिलहाल अभी ये, तो हमें ये पढ़ना है फिजिक्स में मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है क्लास 11 में, ठीक। तो दिस इज योर अबाउट योर ब्रांचेस इन फिजिक्स, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं फिजिक्स के जितने भी लॉज बनते हैं, आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी अपने फिजिक्स के लॉज पढ़े हैं, जैसे कि न्यूटन के 3 लॉज पढ़े आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है, सारे के सारे लॉज थ्योरीज आप पढ़ रखे हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि ये जो लॉज बनते हैं, जो स्टेट होते हैं, वो होता क्या है? क्या ऐसे बन जाता है? नहीं, किसी भी थ्योरी, किसी भी लॉज को बनाने में कई साल लगते हैं, ये नहीं कि बैठे सोचे बन गया, ना, ऐसा नहीं होता है। लॉज को बनाने में कई साल लगते हैं, कभी-कभार तो किसी की जिंदगी भी कम पड़ जाती है लॉज बनाने में, और कभी-कभार ऐसे भी होता है कि वो इंसान बना ही रहा था, बनाते बनाते उसका डेथ हो गया, और डेथ होने के बाद उसकी स्टूडेंट्स या उसके घर वाले या कोई दूसरा कोई उस थ्योरी को आगे बढ़ाया। कभी-कभार ये भी होता है कि थ्योरी बनाते 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 उम्र उसकी खत्म हो गई, या बाद में पता चलता है कि उसकी थ्योरी गलत है। तो थ्योरी बनाना, लॉज बनाना मतलब कोई कहते हैं हम ना, बच्चों का खेल नहीं, पूरा हार्ड वर्क विथ फुल डिटर्मिनेशन, एक जज्बा होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना, हमें सोचना। जैसे न्यूटन का था, न्यूटन ने हार नहीं माना, उसने पता करके लगा लिया, पता कर लिया, कोशिश करते गया कि सेब जो था वो नीचे क्यों गिरा, और उसने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, जिससे हम कई लोगों को समझा सकते हैं, पानी की बूंद का नीचे गिरना, अर्थ का रिवोल्यूशन होना सन के चारों तरफ, ये सब उसी से ही रिलेटेड है, उसी लो पे बेस है, ये मामूली चीजें नहीं है। तो ये स्टेप जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा साइंटिफिक स्टेप्स। तो देखिए साइंटिफिक स्टेप्स क्या होते हैं, ध्यान से सम साइंटिफिक स्टेप्स, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का साइंटिफिक स्टेप्स। ठीक, अब देखिए साइंटिफिक स्टेप्स क्या क्या है। देखिए पहला स्टेप तो सब कोई जानता है, वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब तक आप किसी चीज को नहीं देखेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज हुआ है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं भी दिया था न्यूटन का, न्यूटन ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि वो सेब नीचे गिर रहा है। कई चीजें आप भी ऑब्जर्व करते कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन था पहला स्टेप, साइंटिफिक स्टेप का पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व करना। जैसे कि एग्जांपल में बार बार बता रहा हूँ न्यूटन का ही, कई साइंटिस्ट थे जैसे कि जिन्होंने चार्ज के बारे में देखा, विलियम गिलबर्ट, आपके थैलेसोमेलर्स, ठीक है, फ्राइडे ने उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह आपके कई थ्योरीज है जो साइंटिस्ट ने उसको नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो पहले तो हम देखिए ना इसको कि हो क्यों रहा है, तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन।
सेकेंड स्टेज क्या होता है, जो आपने देखा है तो जाहिर सी बात है उस पर जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हुआ क्या। ठीक, तो न्यूटन ने क्या किया, जब उसने देखा कि वो सेब जो है वो नीचे ही गिर रहा है तो उसने क्या किया, अपने घर गए, उनका लैब हुआ, वो जाकर घर पे या लैब में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सारी चीज को नीचे गिराना शुरू कर दिया। बड़े ऑब्जेक्ट को, छोटे ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, गिरा गिरा के चेक करते गए ऐसा क्यों होता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा किस स्टेप में, वो कंट्रोल वे में होना चाहिए, कंट्रोल वे में होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट खतरनाक भी होता है, इसमें कॉज एक मौका जान भी ले सकता है और एक्सपेरिमेंट इसलिए कंट्रोल में किया जाता है कि चीज़ों को नोटिस करें कि हमने जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस, देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा साइंस का स्टूडेंट वही होता है जो अपने एक्सपेरिमेंट के रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, वो उसको नोट करते हैं कि क्या ये चीज़ किया तो क्या रीडिंग आया, वो चीज़ किए तो क्या रीडिंग आया, वो चीज़ किए तो क्या रीडिंग आया। तो ये चीज़ें है ना बहुत ज़रूरी होता है साइंस स्टूडेंट के लिए, वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी का हो, कई का हो। उसी तरह कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी बहुत कंपलसरी है फिजिक्स। थर्ड स्टेज क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस वक्त दो चीज़ का ध्यान देते हैं, एक क्वालिटी का और एक क्वांटिटी का। क्वांटिटी जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने न्यूटन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ग्रेविटेशन का, उसमें एक बार मार्कर को गिराया, ठीक है, एक मिनट में तो म्यूट कर दूँ उसको। चलिए क्या कह रहे थे हम, हो सकता होगा उन्होंने एक बार मार्कर को गिरा के देखे होंगे, फिर उसके बाद किताब के पेपर को गिरा के देखे होंगे, हो सकता है फीडर को गिरा के देखे होंगे। तो सब तमाम एक्सपेरिमेंट क्या था, क्वांटिटी उन्होंने देखा कि कितना क्वांटिटी को गिरा रहे हैं तो उसका क्या रीडिंग हमको मिल रहा है। ठीक उसी तरह क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि क्वालिटी मान लीजिए रेनबो का फॉर्मेशन जब होता है, रेनबो का फॉर्मेशन, तो रेनबो अक्सर कहाँ ज़्यादा हमको दिखता है, जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन हो, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है उसके, वहाँ पे हल्के से बरसात में भी अब बरसात के वक्त हमको रेनबो दिखता है, एक नहीं कई दिखते हैं। मगर वही अगर हम गाँव की बात करें, शहर की बात करें तो बाई चांस से रेनबो हमको दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का टाउन सिटी एरिया जितने भी होते हैं वो पोल्यूटेड होते हैं। ठीक, बाई चांस से हमको रेनबो दिखता है साल में या 2 साल में। मगर जो हिली एरिया है जैसे शिमला, दार्जिलिंग, ठीक है, कश्मीर चले जाइए आप, तो वहाँ पे रेनबो आपको अक्सर दिखने को मिलेगा, क्लियर, बिकॉज ऑफ देयर नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक, तो उसी को कहते हैं हाँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब अगर हम किसी किताब को गिराते हैं तो उसका रीजन बताना, इसको जब हमने गिराया तो हमें कितना फोर्स मिला, जब हमने एक फीडर को गिराया तो हमको कितना फोर्स मिला। ठीक, जब हम इस एनवायरनमेंट को लेते हैं तो हमें कितना क्लियर रेनबो दिखता है, और जब हम उस दूसरा एनवायरनमेंट लेते हैं तो हमको कितना क्लियर मिलता है। ठीक है, रेनबो कैसे, इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक, हमें रेनबो दिखता है इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो थर्ड स्टेप जो है वो है मेरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, हम रीजनिंग करेंगे, क्लियर। ठीक, अब जब ऐसा हो गया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने में जो हमको रीजन दिखा वो हम बता दिए। अब इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज होता है वो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर जिस बच्चे को फिजिक्स के फॉर्मूला समझ में आ गए,
उनके रिलेशन समझ में आ गए कि इसको बढ़ाने से वो घटेगा या बढ़ेगा, उनके बीच में क्या रिलेशन है, मास एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, फोर्स प्रेशर में क्या रिलेशन है, उस बच्चे को फिजिक्स समझना सबसे आसान है। क्लियर? तो सब छोटा सा पैकेज होता है, पूरे लॉस के, पूरे थ्योरी का, पूरे मेहनत का एक छोटा सा पैकेज होता है। आपने सुना है ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, वही चीज है। ठीक, तो फोर्थ स्टेज जो होता है वो होता है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या रीजन खोजा उसमें, ठीक, और उस रीजन के बेस पे, इन सब के बेस पे आपने क्या फॉर्मूला बनाया। तो फोर्थ स्टेप है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये होता है। ठीक, जैसे कि आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का ही ले लीजिए, वो है F इक्वल टू G(m1 m2)/r², है ना। इस फॉर्मूले में क्या कहता है कि दो मास जो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फोर्स के। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स मॉडलिंग। ठीक है, आप अपनी वेलोसिटी की ही बात कर लीजिए, वेलोसिटी पर भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है। F इक्वल टू a में क्या है, आपका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है। जितने फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, जितना फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, दे आर टोटली मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, जो हमको बताता है कि मेरी मेहनत इस छोटे से पैकेज में है। क्लियर? ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में। अब अगर आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया, तब उसके बाद आप तो बन गए संत, बाबा, मौलवी बनना ना बन गए, संत बन गए, बाबा बन गए। ठीक है, आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी बताना शुरू कर देंगे, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, आपको सब बाबा बोलेंगे कि चलिए बाबा से मिल के आते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल, एक लड़का आया, कहा बाबा बाबा हमको बनारस जाना है, मगर बनारस हमें 5 घंटे में पहुंचना है और हमको बाइक से जाना है, हम कैसे जाए बाबा, 5 घंटे के अंदर हमको बनारस पहुंचना है। तो बाबा ने जादू दिखाया, भविष्यवाणी की, बाबा ने कुंडली देखा, कुंडली, और उसने कहा कि बेटा रुको मैं बता रहा हूँ। तो बाबा धीरे से कैलकुलेशन किए, क्या कैलकुलेशन, यहाँ से बनारस की दूरी जो है मान लो 150 मीटर की दूरी है, 150 किलोमीटर है मान लीजिए, और उस लड़के को पहुंचना है कितने में, 5 घंटे में। तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 150/5 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बाबा ने बहुत आराम से कहा कि बेटा तुम 30 की स्पीड से जाओ, एवरेज तुम्हारी स्पीड अगर 30 की होती है तो तुम आराम से बनारस 5 घंटे में पहुंच जाओगे। ठीक है, और लड़का क्या किया, बाइक उठाया, चलना शुरू कर दिया, और एवरेज स्पीड उसने 25 किलोमीटर पर आवर करा, और वो लड़का 5 घंटा में पहुंच गया। नेक्स्ट डे आता है, बाबा से मिलता है, कहता है बाबा अब तो भगवान। एक्चुअली बाबा ने किया क्या, बाबा ने फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला, G = S/T। ठीक है, दिस इज अबाउट योर प्रिडिक्शन। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो आपका प्रिडिक्शन भी सही होगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं, मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, छोड़ते हैं मून की तरफ जाने के लिए, अर्थ ये मून, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम किसके जोन में हैं, किसके ग्रेविटेशनल फील्ड के जोन में हैं। अगर हम अर्थ के जोन में हैं, मान लीजिए ये है अर्थ का जोन, यहां तक वो आ गई ए और बी रॉकेट। ठीक, अगर यहां से ये रॉकेट को हम छोड़ दें तो ये वापस धरती पे आ जाएगा, मगर कहीं ना कहीं ऐसा तो
होगा जहां पे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इससे ज्यादा होगा। वो हम कैसे पता करेंगे? वो इस फॉर्मूले से हम पता कर देते हैं कि कितनी दूरी हमने कवर अप कर चुका है। ठीक है, और करते करते मान लीजिए वो ये रेंज है, इस रेंज के बाद मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और इससे ज्यादा हो गया, और मान लीजिए हमने जितने भी इसके अंदर स्पेस वाले होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, वो इस चीज को कैलकुलेट करते जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और जैसे उसने इस एरिया को पार किया तो एस्ट्रोनॉमर जो उसके अंदर था उसने कह दिया कि अब हम मून के ग्रेविटेशनल जोन में आ चुके हैं। तो करते क्या है, वो अपना इंजन बंद कर देते हैं या स्पीड कम कर लेते हैं, जो भी कुछ, क्योंकि उसे पता है कि अब मून हमको अपनी स्पीड से खींचेगा अपने पास, अगर मून के पास लैंडिंग करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिए कि हम इस एरिया को पार कर चुके हैं, अब हम उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुके हैं। ठीक, ये सब किसका देन है? प्रेडिक्शन का देन है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका मेहनत पर पानी फेर देने वाला चीज। वो आपके मेहनत में पानी फेर देगा, वो होता है 6 पॉइंट होता है वेरिफिकेशन एंड फल्सिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन वेरीफाई होना, फल्सिफिकेशन ठीक है गलत साबित हो जाना। ठीक, कई ऐसे लॉज थे जो कि बाद में फल्सिफाई हो गए, जैसे कि आपका न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी आप पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आपने क्लास 9 में डेल्टन थ्योरी भी पढ़ा होगा, है ना। कई ऐसे थ्योरीज हैं जो बाद में फल्सिफाई हुए हैं। आपका न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी फल्सिफाई हुआ तो वेट थ्योरी बना, ये वेट थ्योरी फल्सिफाई हुआ तो अब हम पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर। ठीक, इसी तरह आपके क्या कह रहा था मैं, डेल्टन थ्योरी फल्सिफाई हुआ। तो कई ऐसे थ्योरीज हैं जो फिजिक्स में फल्सिफाई हुआ है। ठीक, फिजिक्स कहता है, फिजिक्स इज ए ब्रॉड माइंडेड, वो कहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट आगे चल के जो थ्योरी पढ़ने वाले वो जरूरी नहीं कि 100% सही है, हो सकता है कि कोई आप में से कोई याद है और ये कह दे कि ये थ्योरी गलत है, ये होना चाहिए, और वो प्रूव भी कर दे। ठीक है, हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन, मगर हमें पढ़ना है, हमें जानना है। आपने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा रेजिस्टेंस पीरियोडिक टेबल के बारे में, कई बार बना, कई बार वो फल्सिफाई हुआ, तब जाके मेंडलीव का बना, उसके बाद जाके आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, फिर अभी बोर का मॉडल पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना। तो चीजें हैं जो कि नए आते जाएंगे। व्हाट इट, ये आपका चीज है, मतलब आप शुरू कहाँ से किए, ऑब्जर्वेशन से, और उसके बाद लास्ट क्या होगा, वेरिफिकेशन। वो सांप सीढ़ी वाला खेल याद है ना, 99 पर जाकर बैठा रहता सांप, गलती से पहुंच गए तो वापस कहाँ जाएंगे, 1 पर। वही चीज है, अगर यहाँ पे गलती हो गया तो वापस शुरू करेंगे कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे कि हमने गलती क्या किया, हमने क्या हुआ। ठीक है, तो ये चीजें होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस आर द साइंटिफिक स्टेप्स प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके बाद प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक, वो है थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और थ्रस्ट एरिया मींस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो हमारे फिजिक्स के जो थ्रस्ट एरियाज है वो समझिए। ठीक, हमारे फिजिक्स के थ्रस्ट एरियाज वो क्या क्या है। तो बेसिकली हमारे फिजिक्स के जो थ्रस्ट एरियाज है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वो है थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, या आप कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया मतलब वो ऐसा जगह जहां पे फिजिक्स जोर देता है, जो फिजिक्स चाहता है वो चीज करना। ठीक है, शुरू से चाहता है, फिजिक्स मतलब फिजिक्स में रहने वाले व्यक्ति, फिजिशियंस, जितने फिजिस्ट हैं, जितने भी फिजिक्स वाले साइंटिस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस पे जोर देना चाहते हैं,
वो दो चीजों पे जोर देना चाहता है। कौन कौन सी वो दो चीजें? देखिए, पहला है आपका यूनिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, ठीक है, टू एक्सप्लेन मैक्सिमम लॉज by one law, by one or minimum laws, ठीक। ये होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या कहता है? यूनिफिकेशन ये चाहता है कि चीजों को मिनिमाइज करे। वो ये चाहता है कि कोई एक ऐसा लॉ बन जाए जो सबको एक्सप्लेन कर दे, सब चीज को एक्सप्लेन कर दे। और जितने भी फिजिक्स थे वो लगे इस चीज में। आपके स्टीफन हॉकिंग तो लगभग ऑलमोस्ट उन्होंने ऑलमोस्ट बना दिया था लॉ ऑफ एवरीथिंग, ठीक, मगर नहीं हो पाया। मगर हाँ, लगे हुए हैं सब साइंटिस्ट कि कोई एक ऐसा लॉ बन जाए। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिए। पानी के बूंद जब पानी का बूंद का नीचे गिरना, ठीक, वो अलग नियम था। अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना, वो अलग नियम था, ठीक। फिर इसके बाद पानी का फ्लो होना, झरने से पानी का गिरना, अलग नियम था। मगर जब न्यूटन ने ये बताया कि नेचर में जहां भी माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, उसने क्या किया? ये सब चीजों को एक्सप्लेन किया और इन सब चीजों को एक में बांध कर रख दिया, ठीक। उनका पानी का बूंद गिरना ग्रेविटेशनल लॉ से एक्सप्लेन कर देंगे हम। पानी का फ्लो होना एक ही तरफ, ठीक, ग्रेविटेशनल लॉ से हम उसको कर देंगे। झरने से पानी नीचे गिरना, अर्थ का रिवोल्यूशन होना, बाकी प्लैनेट का रिवोल्यूशन होना, ये टोटल के टोटल हम किससे एक्सप्लेन कर देंगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक। फ्रेडे एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई किया, ठीक, जो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, क्लियर। आपके फोर्सेस के बारे में आपने कई 100-200 फोर्स को ऐसे ही पढ़ लिया होगा आपने, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स आप पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, बुआंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, देयर कर्नल फोर्स, वेंडर वाल्स फोर्सेस, कई इस तरह के फोर्सेस आप पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, तमाम फोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, तमाम फोर्सेस मिलेंगे। मगर फिजिक्स ने क्या किया? इस चीज को यूनिफाई कर दिया। जब मॉडर्न फिजिक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब यूनिफिकेशन किया गया था फोर्स के बारे में, और उस वक्त हमको केवल दो फोर्स पता चलता था कि वो दो फोर्स से हम तमाम चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, तमाम फोर्स के बारे में। जैसे कि पहला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? हमारे नेचर में, हमारे इस यूनिवर्स में, ठीक है, जहां पर भी मास है, या वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, हमेशा। और उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कहीं पर भी हो, किधर भी, ठीक। सेकेंड फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपके जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, विस्कस फोर्स होंगे, पढ़ेंगे आगे चल के, विस्कस नाम रखिएगा, बुआंसी आपने जो पढ़ा है, ठीक है, ये सब के सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्लियर है बॉयज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि देखिए ये इंक, ये है ब्लू इंक, इसके अंदर है ना, ये ब्लू इंक अब कहां आ गया? अब इस बोर्ड पे चिपक गया। कैसे चिपक गया? क्लास 10 में पढ़े होंगे चार्ज के बारे में। हमने क्या किया? इस इंक को इस बोर्ड के साथ रब किया, और हम जानते हैं जब बॉडी का रब होता है, फ्रिक्शन बनता है, तो वो बॉडी चार्ज हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है,
ठीक है, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है बॉडी से दूसरे बॉडी पर, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो बॉडी आपका नेगेटिव हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो बॉडी पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही हम इसको रब किया, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वो नेगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से क्या होगा, उसने इंक को अपने में चिपका दिया। ठीक, यहाँ पे किसके कारण हुआ, चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के कारण फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज जब रुकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज जब चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाएगा। ठीक, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो उस तमाम फोर्स को हम क्या कहने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, जब मॉडर्न फिजिक्स आया, क्वांटम फिजिक्स आया, जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानना शुरू कर दिया, न्यूक्लियस के बारे में शुरू कर दिए जानना हमने, तब दो फोर्स पावरफुल कर दिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चारों के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल यूनिफिकेशन क्या चाहता है, वो चाहता है चीजों को यूनिफाई करना। ठीक, आपको बोर्ड पे कुछ थ्योरीज कुछ दिख रहा होगा साइंटिस्टों ने, जो उसने यूनिफाई किया है चीजों को, जैसे कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल था, फैराडे का था, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, उस तरह के कुछ चार्ट आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ठीक, याद रखिएगा इन सब चीजों को। सेकेंड है हम लोग का, वो है रिडक्शनिज्म। क्या है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। क्या करना, रिड्यूस करना। हमारे फिजिक्स में कई ऐसे थ्योरी है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है। ठीक, उतने बड़े थ्योरी को समझना बहुत ही प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, वी गेट कॉम्प्लिकेट, वी गेट परप्लेक्स्ड। तो फिजिक्स ने क्या किया, फिजिक्स ने कहा कि जितने भी बड़े-बड़े थ्योरी से उनको डिवाइड कर दो, उनको रिड्यूस कर दो छोटे-छोटे पार्ट में। जैसे कि आप जब छोटे बच्चे थे, आप लोग करते थे ना, अगर जो आंसर बहुत ही बड़ा है, 1 पेज का 2 पेज का, तो हम लोग पार्ट में याद करते थे। ठीक, 2 लाइन फिर 2 लाइन फिर 2 लाइन, या उसको बड़े कॉपी में लिख देते थे, छोटा हो जाता था, है ना। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया, टेक्निक। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पढ़ा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में छोटा सा बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 में आपने पढ़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में पढ़ा है, थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है आपका एक डैम, ठीक, दिस इज अ डैम। इस डैम में हमने वाटर भर रखा है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक, और आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक कैनल बनाते हैं, पाइप, जिससे वाटर फ्लो होगा। अभी फिलहाल हम बंद करते हैं इसको, ठीक, अभी ये बंद है। फिर यहाँ पर हम एक टरबाइन लगा देते हैं। ठीक, एक टरबाइन लगा देते हैं। फिर उस टरबाइन का कनेक्शन हम शाफ्ट से करते हैं। याद होगा आपको, याद आ रहा होगा क्लास 10, ठीक है, शाफ्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक, शाफ्ट। फिर इस शाफ्ट का कनेक्शन हम कर देते हैं जनरेटर से। इससे ये हो गया टरबाइन, ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया जनरेटर, एसी जनरेटर। और इस जनरेटर का कनेक्शन हम करते थे पोल से, इससे पोल। तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, फिजिक्स के 2 ब्रांच दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, 3 ब्रांच देखने से दिख रहा है। एक यहाँ पर मैकेनिक्स दिख रहा है, मैकेनिकल फिजिक्स, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर जनरेटर के बारे में भी आप जानते हैं कि जनरेटर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। तो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ब्रांच फिजिक्स का तीसरा। जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो किसकी स्टडी है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स, आपके क्वांटम फिजिक्स। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या होता है, करंट बनाता है। क्वांटम फिजिक्स नहीं कहेंगे हम उसको, इसी में रखेंगे अभी, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही रखेंगे। क्वांटम फिजिक्स
कुछ और से भी रिलेटेड करते हैं, वो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करता है। फिलहाल यहाँ पर ये चीज नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, ये चीज जो है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के में ही आ जाएगा। ठीक, तो आपको तीन चीज दिख रहा है। क्या दिखता है कि जैसे इस टनल को, ये आपका जो टनल बंद था कैनल, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वाटर के अंदर, वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, पता है ना। और जैसे इसको खोल देंगे हम, ओपन कर देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, अब वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? इस टरबाइन को जाके मोमेंटम देगा, इंपैक्ट देगा, जिससे ये रोटेट करना शुरू कर देगा और इसके पास बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से शाफ्ट क्या होगा? घूमना शुरू कर देगा। और वो शाफ्ट क्या होगा? अंदर में जो कॉइल बने होंगे वायर के, वो नाचना शुरू हो जाएगा। कॉइल क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लैम को कट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, और जिससे वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलेगा हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ना। मगर थ्योरी को हमने रिड्यूस किया। हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, पूरा नॉलेज ले लिया कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होता है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में अलग से पढ़ा, हाफ mv² के बारे में। फिर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। फिर हमने शाफ्ट का फंक्शन पढ़ा। फिर हमने फ्राइडे का एक्सपेरिमेंट जनरेटर के बारे में पढ़ा। ठीक, तो छोटे छोटे थ्योरी को हमने अलग अलग पढ़ा, उसके बाद कंबाइन कर दिया, हमको क्या मिल गया? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। हमने रिड्यूस करके इसको एक बड़े से प्लांट को, बड़े से थ्योरी को हमने रिड्यूस किया, और रिड्यूस करके हमने उसका रिडक्शनिज्म कर दिया। ठीक है, तो दिस इज योर रिडक्शनिज्म। व्हाट इज यूनिफिकेशन? फर्स्ट एरिया एंड सेकंड इज रिडक्शनिज्म। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक, तो क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा साइंस के बारे में। साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ठीक, साइंस का ही ब्रांच आपका फिजिक्स है। तो साइंस के आपके दो मेन ब्रांच थे। कौन कौन से मेन थे ब्रांच? एक नेचुरल था और एक कौन था? एक नेचुरल साइंस था और एक सोशल साइंस था, दो थे ना। फिर नेचुरल के तीन ब्रांच थे हमारे पास, बायोलॉजिकल साइंस थे, फिजिकल साइंस थे और देन स्पेस साइंस थे। तो हमको फिजिकल साइंस पढ़ना है। फिजिकल में फिजिक्स आ गया, फिजिक्स को हमने उठाया, फिर फिजिक्स के बारे में बताया। फिजिक्स का जो फिजिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, इसलिए फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स हमने इसलिए रखा क्योंकि फिजिक्स नेचर को कॉपी करता है, नेचर को स्टडी करता है, नेचर के रूल्स को जानता है, नेचर के रूल्स के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, उसके बारे में बताना चाहता है सबको कि नेचर क्या चाहता है हमसे, नेचर के नियम क्या है। क्लियर? फिर इसके बाद हमने पढ़ा साइंटिफिक स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। क्या क्या स्टेप्स थे आपके? ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर उसके बाद आपका क्या था? मैथमेटिकल मॉडलिंग था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? प्रेडिक्शन और स्मार्टिंग। और लास्ट क्या था आपका? वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक हमने क्या बताया? वो था फर्स्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये याद रखिएगा, ये टॉपिक मत भूलिएगा कभी भी लाइफ में। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में फिजिक्स यही चाहता है, यूनिफाई करना चीज को। ये वर्ड आपको आगे चल के बहुत बार मिलेगा कि फिजिक्स ने इस चीज को यूनिफाई किया। क्लास 12 में मिलेगा फिजिक्स ने यूनिफाई किया, तो देयर इज यूनिफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।